प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बीनू बहन राम राम। बाल मुकुंद जी आपका ताई भी भारो राम राम। और कार्यक्रम सुन वाला सभी खरसान भाई बनिया बताए भी आपनो गणो गणो राम राम। और देखो भाई बीनू बहन, आज अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बिल्कुल सही बात की आपने। ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यो अपना भारत देश की पहल पे आज जो पूरा विश्व है यो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रह्यो है। आज जो तरह तरह का कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ कार्यक्रम का माध्यम से हजारों लाखों लोग स्वस्थ निरोगी हो रहा है। बिल्कुल छोकी बात की आपने, क्योंकि देखो पहले सुख निरोगी काया। हाँ। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करे छे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं स्वस्थ रहूंगा तभी तो को दिमाग भी अच्छो रहेगो। और फिर आप जानो जो देखो कि दिमाग स्वस्थ रहेगो तो आपनो काम करवा में भी मन लागो। कोई भी काम हो जब तक आपनो जन जे स्वास्थ्य ठीक न रहेगो वहां तक जन जे मन ही न लागो। तो योग दिवस पर आपने बना पीसा कोडी के योग करके और अपना शरीर के तय स्वस्थ रखाण सका चा, निरोगी रखाण सका चा। भारत देश में तो आज का ही ना प्राचीन काल से जमाना से ऋषि मुनिया ने तपस्या करके और योग का माध्यम से अपना शरीर के तय स्वस्थ बनायो, निरोगी बनायो। तो क्यों न फिर अपन भी आज वहाँ की पद्धति पे चला। अपना जो किसान भाई बन चे आज वहाँ सभ्या के ताई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे एक संकल्प लेनी चाहिए, अपना पूरा जीवन में भी उताराए के ताई और निरंतर इसो जुड़ा हुआ रहेगा। तभी तो आपनो जीवन अच्छो चालोगो। बिल्कुल, यह बात तो आपने बिल्कुल सही की। क्योंकि अब आपने बताया कि योग का माध्यम से तो अपना जो शरीर है वो स्वस्थ रही है, पर योग के साथ में अपना जो खान पान है, रहन सहन है, आचार विचार है, बहुत सारी चीजें ऐसी है ज्या का माध्यम से आपने स्वस्थ रह सका। क्योंकि देखो स्वस्थ रहबा के लिए स्वस्थ खान पान बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो वहाँ का बुजुर्ग दादा बाबा खेती करे ना जी तरीका से, जैविक तरीका से। बिल्कुल। क्योंकि आजकल तो देखो रसायन डाल के खेती हो रही है। अरे और बीनू जी देखबा हमारी जा छोटा छोटा टाबर टीबरा कर यहाँ के बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। तो इके लिए तो देखो ये जरूरी है कि रसायन मुक्त खेती करा अपना किसान भाई बहन। जो अपना किसान भाई बहन इस समय खेती बाड़ी कर रहा है, खेती किसानों से जुड़े हुए है ना, वह जैविक खेती पर काम करे, शुद्ध अनाज प्राप्त करे, सब्जियां भी फल भी जो भी जैविक तरीका से अगर उत्पादन करे जैविक तो खेती के ताई लेकर था हमारा मन की बात छीन ली और जैविक खेती के ताई लेकर ही। और आज अपना जो साथ है वो एक मानपुरा का किसान है हुकमचंद जी पाटीदार, तो ये पद्मश्री से सम्मानित है। अपना यहाँ झालावाड़ जिलो एक जैविक खेती का नाम से जाने जाओ है। तो क्यों न फिर आपने ऐसे की एक बातचीत सुन लिया और यहाँ से बात कर रहे हैं श्री कमल प्रसाद मीणा। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में आपके साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें जैविक खेती में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 16 मार्च 2019 को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। आप हैं श्री हुकमचंद जी पाटीदार साहब। और हुकमचंद जी भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय जैविक कृषि प्रमुख भी हैं। तो सभी श्रोताओं की ओर से पाटीदार साहब का कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार। पाटीदार साहब बताइए, आज का जो परिदृश्य है खेती बाड़ी का वो किस तरह से उभर रहा है आपके सामने? हमारी कृषि एक गलत दिशा की ओर बढ़ रही है, जिसमें लागत मूल्य अधिक आ रहा है और कृषि उपज के अंदर हमारे अन्न, दालें, फ्रूट सब में गुणवत्ता का इतना अभाव हो गया है कि उपभोक्ता इसको लेने से डरने लगा है। अधिक उत्पादन का व्यू ऐसा हमारे समाज के अंदर प्रस्थापित हो गया कि उसके पीछे ये नहीं देखा कि हम अधिक उत्पादन करने के लिए धरती के अंदर जिन रसायनों का, जिन केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं वह हमारी धरती के लिए कितना घातक है।
मानव स्वास्थ्य के लिए कितना घातक है, ये पर्यावरण के लिए कितना घातक है, हमारा भूमिगत जल स्तर जो लगातार गहराई में जा रहा है और इसमें ATS की मात्रा बढ़ती जा रही है, ये कितना घातक है। इन सब बिंदुओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ एक बिंदु पर ध्यान दिया, कुछ भी करें मगर हमें उत्पादन अधिक करना है। और इन्हीं सब बातों पर आपने ध्यान देकर जैविक खेती की तरफ अपना कदम बढ़ाया। तो आपके पहले कदम से लेकर आज तक की जो कहानी है, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को शेयर करिए। इन सारी बातों पे हमारा पहला विचार तब आया सामने जब हमने धरती का अपना मेडिकल परीक्षण करवाया जी। उसमें धरती का प्राण, जिसको जैविक कार्बन बोलते हैं, उसकी लगातार मात्रा हमारी धरती से घटती जा रही थी। इसका अधिकतम हमारी धरती में उपस्थिति 3.40% होना था, मगर जब हमने टेस्ट कराया तो ऐसा लगा कि 0.28, ये इतनी बड़ी गिरावट थी कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन हमारी धरती डेड हो जाएगी, यानी ये मृत हो जाएगी और इसमें बीजों का उगना बंद हो जाएगा। अब इसके उपाय क्या किया जाए, तो इसमें महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे डॉक्टर शांतिलाल जी मेहता, उनसे इस बारे में विचार विमर्श किया। तो उन्होंने इसको इतनी गहराई से लिया कि उदयपुर से चल के और वो हमारे फार्म पे आए। उन्होंने कहा कि तुम बहुत कठिन संकल्प ले रहे हो और तुम अगर बीच में अगर बंद हो जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कुछ सुझाव दिए। फिर अपने इस रटलाई ग्राम में एक राजवैद्य रेवाशंकर जी शर्मा थे, जिन्होंने पंचगव्य के ऊपर अथाह शोध किया। उनसे भी हमने संपर्क किया और उन्होंने एक गाइडलाइन दी, धरती का pH मान संतुलन में रहे। दूसरा, हमारा घटता जैविक कार्बन, इसको बढ़ाना है। वैद्य रेवाशंकर जी ने कहा कि आप धरती को हरी खादों का देना शुरू करें। तो फिर हमने ढेंचा और ये सनई पूरी लैंड के 3 पार्ट किए। एक पार्ट में ये ढेंचा और सनई का प्रयोग किया, जो 40-45 दिन इसको खड़ा करके फिर इसमें मिट्टी में मिलाया। फिर दूसरे दिन दूसरे भाग में, फिर तीसरे साल तीसरे भाग में। इस तरह से हमने बदल बदल के किया। तो प्रत्येक वर्ष में इसका जैविक कार्बन का स्तर करीब करीब 0.50 यानी से ऊपर आया। वीसी साहब का कहना था कि अगर हमारा जैविक कार्बन का स्तर 0.90 तक पहुंच जाता है तो फिर हमारी धरती अमर हो जाएगी। तो एक दृढ़ संकल्प के साथ हमने गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया। तो आपकी निगाह में मृदा स्वास्थ्य बड़ी चुनौती है जी, और समाधान क्या है, विकल्प क्या है हमारे सामने? हमारे सामने मृदा यानी जैविक कार्बन। कार्बन शब्द एक ऐसा है कि किसान रासायनिक खेती करते करते कार्बनिक खादों का उपयोग करना किसान ने बंद कर दिया। अब कार्बनिक खाद नहीं मिल रहा है तो हमारी जो जीव है, किसान के मित्र हैं, उनका धरती में आना बंद हो गया। जैसे विशेषकर हमारा देसी केंचुआ है, चूहे हैं जो धरती के अंदर बिल बनाते हैं। और इसका ऐसा दुष्प्रभाव हमारे सामने पड़ा है कि ये जीव नष्ट होने की वजह से हमारा भूमिगत जल स्तर खराब हुआ है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जो बैक्टीरिया काम आते हैं वो भी है इसमें, वो सारे हैं इसमें। करीब करीब हमारे मत के अनुसार 70% जो ऐसे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो हमारी कृषि में मदद करने वाले हैं। नुकसान करने वाले सिर्फ 30% ही हैं। तो एक जीवो जीवस्य भोजनम और इस थ्योरी को अपना के और फिर हमने है ना जो हर प्रकार के कीटों को बचाने का प्रयास किया। इसमें मकड़ी है जो जाल बना के रहती है, इसमें मधुमक्खी है, उसका भी प्रयोग करना शुरू किया। और इसका इतना बड़ा परिवर्तन आया कि स्वतः बिना खर्चे से ये खेती हमारी थोड़ी आने लगी। इसलिए हमने सबसे पहले मृदा सुपोषण के ऊपर काम किया। जब हमारी मृदा धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी, इसमें हमारी जैव विविधता बढ़ने लगी, तो इसमें अलग अलग तरह के फसलों के परिवर्तन का भी हमने समावेश किया। कि हम मसालों की खेती में धनिया की खेती बहुत बड़ी करते थे, तो एक खेत में धनिया है ना जो खत्म होने लगा। जो वैज्ञानिकों ने लगातार साल 2 साल 3 साल हो गए कि भाई इसमें तो निमोटेट सूत्रकृमि की थोड़ी दिक्कत आ रही है। इस सूत्रकृमि का हमारे पास है ना कोई
उपाय है नहीं। तो हमने झुंझला के उसमें शंकर ज्वार बो दिया। 30 बीघा में शंकर ज्वार इतनी भारी मात्रा में पैदा हुई कि वो हमसे एक तरह से सिमटी भी नहीं। फसल चक्र का एक उदाहरण, फसल चक्र का ये एक ऐसा उदाहरण था। और उसके तुरंत बाद नवंबर का लास्ट वीक था और हमने कहा ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, चलो अपन अब धनिया फेंक देते हैं और इसमें पानी रख देते हैं। तो उसमें धनिया बो दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि वो सूत्रकृमि का जो वो बैक्टीरिया उस धरती के अंदर मौजूद था, उस फसल चक्र से स्वतः ही नष्ट हो गया। और आज भी उस विषय को 10 वर्ष हो गए, आज भी उस खेत में है ना जो निमोटेड नहीं है। परंपरागत कृषि के अंदर हमारे पूर्वजों का ज्ञान को भी इसमें शामिल किया गया, नई तकनीक को भी इसमें शामिल किया गया, जैसे पानी इतना ही देना जो फसल के अंदर मॉइस्चराइज रहे। बिल्कुल। अब हमारे पास वैज्ञानिक लैब तो हमारे पास नहीं है, पर किसान के पास पानी का एक ऐसा प्रयोग, हमने खेत की माटी में से एक मुट्ठी भर के और उसको यूं दबाया तो उसमें से पानी की बूंदें धरती पर गिरे भी नहीं और उसमें नमी के आधार पर उसका लड्डू बन जाए। अगर इस तरह की मृदा, इस तरह का पानी का प्रयोग अगर हम करते हैं तो निश्चित है कि हर पौधे की जो जड़ें हैं उनको विकास का पूर्ण समय मिलेगा। बिल्कुल, आपकी जो भी बातें हैं सब ट्रेडिशनल और जो साइंटिफिक अप्रोच है दोनों का बिल्कुल समन्वय है एक तरह का। जी। अच्छा, झालावाड़ में एक बड़ी समस्या आ रही है। एक जिला एक उत्पाद के तहत हम जो हमारे संतरे के जो बगीचे हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं जी। और ये देखा गया है कि कुछ किसान पुराने जो बगीचे हैं समस्याओं की वजह से हटा रहे हैं जी। तो आप इस चीज को किस संदर्भ में देखते हैं कि कहाँ क्या परेशानी है? क्योंकि हमारा जो संतरा है नागपुर के बिल्कुल बरक्स खड़ा है जी। एक बहुत बड़ा नाम झालावाड़ जिले का इस संतरे की फसल से हुआ है और आश्चर्य तो ये हुआ कि नागपुर से भी ज्यादा बेहतर टेस्टी है। हाँ, छिलका हमारा बहुत पतला है। हाँ, और उसकी जो खुशबू है, महक है, वो बहुत प्यारी है। संतरे के उत्पादन में हमारे सामने जो चुनौती आई है उसमें पर्यावरण को लेके हुई है। पर्यावरण अत्यधिक खराब होने की वजह से हमारे संतरे के बागों में एक काली मस्सी नाम का एक वो पाउडर जैसा होता है वो लग जाता है। अब अगर इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। हर 4 महीने में जब मौसम का परिवर्तन होता है जी, उस समय अगर हम किसी औषधि का इसमें प्रयोग करते हैं, इस चीज को हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे संतरे में झालावाड़ जिले में नुकसान होने का मूल कारण मानसूनी बरसात का अनियंत्रित होना, कभी कम कभी ज्यादा। और इसमें क्या है, हमारे जो ये जुलाई के अंदर जो मानसून की बरसात होती है, ये पर्याप्त बरसात संतरे की खेती के लिए उस समय चाहिए। फूटान लेने के बाद गर्म हवाएं, तेज धूप, ऐसा करने से कंटिन्यू 6 वर्ष से हमारे झालावाड़ जिले में संतरे के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। और इसके विकल्प में एक फसल आई है हमारे सामने, लहसुन और प्याज, जो ये कंदीय फसल है, ये भी किसान के 1 लाख 1.25 लाख रुपए बीघे तक बैठ जाती है। तो इनका थोड़ा थोड़ा ध्यान उसकी तरफ से हटा है। पर 2024-25 में कुछ क्षेत्र जो भवानी मंडी की तरफ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में संतरे की फसल अच्छी हुई है, अच्छे भाव में बिका है। तो वापस है ना जो किसानों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है। और भारत सरकार के बहुत प्रयास है, हम सब वाबस्ता है उन प्रयासों से। ड्रोन दीदी हमारे यहाँ पे है, कृषि सखी हमारे यहाँ पे है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करने लगे हैं। बहुत से ट्रेनिंग लेने वाले हमारे झालावाड़ में भी हैं। तो टेक्नोलॉजी का लैब टू लैंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि लैब में हो रहे अनुसंधानों को हम खेतों तक ले जाएं, आप हमारे किसान भाइयों को किस तरह से प्रमोट करेंगे इस बात के लिए? एक आत्मनिर्भर कृषि की ओर बढ़ना होगा। बाजार से जितना वो बाजार के ऊपर निर्भर रहेगा उतना ही ज्यादा उसको कृषि का लागत मूल्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो भी पैसा हमारी जेब में है वो चीज बाजार से लाके हम डाल रहे हैं, जबकि हमारी कृषि का जो पारंपरिक शेड्यूल था वो बाजार आधारित था ही नहीं। जी। तो अगर हम बाजार की निर्भरता को ज्यादा से ज्यादा कम करें और हमारे पारंपरिक ज्ञान के ऊपर अगर हम खेती की व्यवस्था सामने रखते हैं तो इसमें हमारा लागत मूल्य कम होगा और जो उपज आएगी
उसकी गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ होगी, क्योंकि हमने हमारे फार्म से जो उपज आई थी उसका अंतर्राष्ट्रीय लैब GBA हैम्बर्ग में हम करवा चुके हैं। उसको पूरी दुनिया के देशों ने इसको सराहा है। तो एक उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होगी, उपभोक्ता चाहता है कि हमें अच्छा खाने को मिले, तो पैसे की इसमें कोई परेशानी आएगी नहीं। पर किसान को ये विषय थोड़ा देखना पड़ेगा कि ज्ञान और विज्ञान का समन्वय, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय विज्ञान, इन सबको अगर हम साथ लेके चलेंगे, ये नहीं कि हम बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, विज्ञान के ऊपर ही निर्भर है और हम हमारे पुराने ज्ञान को भूल जाएं, तो फिर हम इस धरती की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और चलते चलते पाटीदार साहब, किसान उत्पादक संघों की बड़ी भूमिका है जी। आपके यहाँ भी अपना एक किसान उत्पादक संघ है जी। खेती किसानी की राह में जो चुनौतियां हैं जी, उसका किसान उत्पादक संघ किस तरह से समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं? किसान उत्पादक संघ एक ऐसी व्यवस्था है कि हमारे गांव में रहने वाला, देहात में रहने वाला किसान जो अपने हाथों से खेती करता है, बहुत पहले तो ऐसा था कि वो खुद भी अपना उत्पाद वो स्वयं बेच पाता था, पर बीच में कुछ ऐसी समस्याएं आ गई कि खेती का जो व्यापार है वो सीधा का सीधा दलालों के हाथ में चला गया, बिचौलियों के हाथ में चला गया जी, और किसानों को पूरा उसका पैसा हमें मिलता नहीं है। तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना ये प्लांट की है कि कृषक उत्पादक समूह, यानी समूह में अगर हम किसी भी प्रकार का कृषि का उत्पादन करते हैं, किसान की एक दूसरे की सहायता करते हैं, या उसके बाजार में उसने जो भी उत्पादन किया वो सामूहिक रूप से कृषक उत्पादक समूह अच्छे दामों में खरीदे। मार्केट से अगर कोई अच्छा रिसर्च के किसी अनुसंधान के आधार पर कोई बीज आया है या कोई अच्छी चीज आई है जो हमारी धरती को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा का वितरण समूह के साथ में करना, क्योंकि प्रत्येक किसान व्यापार नहीं कर सकता, इसलिए इसका महत्वपूर्ण मार्केटिंग के अंदर कृषक उत्पादन समूह का बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिला है। और चंद्रभागा चैनल के किसान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है? आपके चैनल से अनेक किसान अभी जुड़े हुए हैं, जैसे कभी कभी मेरा 1-2 बार पहले भी इंटरव्यू हुआ है, तो लोगों ने रेडियो के ऊपर सुन के उन्होंने बहुत सराहा है कि आकाशवाणी का ये कार्यक्रम किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मैं भी इसको सुनता हूँ, किसान में एक जागरूकता पैदा करने का एक प्रयास है, और इस तरह से अलग अलग अनुभवी किसानों के प्रोग्राम आप लेते रहते हैं, तो धरती के पुत्रों का एक सम्मान, उनकी बात को समाज तक पहुंचाना, तो एक ये बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी ऐसी है कि इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। और पाटीदार साहब, हमारे सभी सुनने वाले किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला इस चैनल के लिए, शुक्रिया। आभार। आपने यह बातचीत सुनी पाटीदार जी सु, वहाँ का जो अनुभव था वो अपना किसान बहन भाई का ताई बताया। सब थोड़ो थोड़ो प्रयास करेंगे, सब किसानों के ताई एक मन में ठान लेनी अपने का अपनी जैविक खेती करनी चाहिए। बिल्कुल साची बात की आपने, क्योंकि नवाचार के साथ साथ नई तकनीकी के साथ अगर आज अपना किसान भाई बहन खेती करे छे ना, तो सोना पर सुहागो चाहिए। हाँ, यह बात तो है। तो फिर ये नई तकनीक के ताई लेकर और कहीं फिर कहीं बातचीत ले रहा है कि फिर। हाँ, आज अपना स्टूडियो में मौजूद है श्रीमती मोना राठौर जी, कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक कृषि विस्तार झालावाड़। मोना जी, कार्यक्रम आपको गुण स्वागत है साहब। राम राम साहब जी। राम राम। अब जैसे आज को जो विषय है ना, परिशुद्ध खेती, तो यह जो परिशुद्ध खेती है या किसान भाई बनिया के ताई काई वो चाहिए परिशुद्ध कृषि के बारे में हम देखा जाए तो इसे हम सटीक कृषि भी कहा जाता है। और यह एक आधुनिक कृषि पद्धति है जिसमें तकनीकी उपकरणों, डेटा और विश्लेषण का उपयोग करके खेतों के उत्पादन और संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग किया जाता है। इसे ही हम परिशुद्ध, इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, कृषि संसाधनों का कुशल उपयोग करना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। पहली विशेषता ये है कि डेटा संचालित निर्णय, इसके द्वारा हम डेटा को मतलब संजो के कुछ निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि सेंसर है, जीपीएस है, रिमोट सेंसिंग या फिर जो सैटेलाइट इमेजिंग है, इस तरह की तकनीकी का उपयोग करके खेतों की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा हम कृषि में पानी, खाद और कीटनाशकों का सही मात्रा में उपयोग किया जा सकता है
और इन सारे संसाधनों का उपयोग करके हम समय की बचत और लागत में कमी कर सकते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट है सेंसर और जीपीएस टेक्नोलॉजी। जो सेंसर और जीपीएस टेक्नोलॉजी है, इस तरह के उपकरण का उपयोग करके मिट्टी की नमी, तापमान और पोषक तत्वों की कमी और पौधों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल। इसी के माध्यम से हम सटीक स्थान पर खाद और पानी देने की प्रणाली को विकसित कर सकते हैं। उसके बाद आता है विविधता में सुधार। तो इसके द्वारा हम जो फसल किस्म चुनने की जो सुविधा है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है चौथा, संसाधनों का कुशल उपयोग। तो जैसे पानी, खाद और कीटनाशक है, इस तरह के जो संसाधन है इनका सटीक और न्यूनतम उपयोग करने के तरीके पता कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद हम बात करें ऑटोमेटेड और ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो जो ड्रोन है उसका उपयोग कृषि में बढ़ता जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से हम खेतों में की निगरानी की जा सकती है। किसान ये पता लगा सकता है कि कीट, रोग और पौधों के स्वास्थ्य का पता लगा सकता है किसान। जो ड्रोन के द्वारा खाद और कीटनाशक का जो छिड़काव है उसका सटीक तरीके से छिड़काव कर सकता है। कहीं फिर फायदा जा अपना किसान का उत्पादन बढ़ेगा, उसके उत्पादन में वृद्धि होगी। दूसरा लाभ ये है जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी बचत होगी, जैसे कि पानी, खाद या जो अन्य संसाधन है उनका कुशल उपयोग करने से उसकी बर्बादी को रोका जा सकता है। इससे क्या पर्यावरणीय नुकसान कम होगा और जलवायु परिवर्तन पर भी असर कम होगा। तीसरा, लागत में कमी। जरूरत के अनुसार ही किसान को खाद, पानी और कीटनाशकों का उपयोग करने की जानकारी प्राप्त होगी। चौथा है पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव। इस पद्धति के द्वारा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे कीटनाशक और वातावरणीय प्रदूषकों का उपयोग इसका न्यूनतम किया जा सकता है। और चौथा है स्मार्ट कृषि उपकरण। इसके द्वारा जैसे कि स्मार्ट ट्रैक्टर है, स्मार्ट सीड ड्रिल है या फिर ऑटोमेटेड रोबोट्स हैं, इन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल होता है, जिससे हम क्या अधिक सटीकता से काम कर सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। तो ये इसके मुख्य लाभ है जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगर आपण उपकरण की बात करा तो अशा कशा उपकरण जो परिशुद्ध खेती के लिए आवश्यक। उपकरण की बात करें तो सबसे पहला उपकरण है सेंसर। सेंसर अलग अलग तरह के सेंसर आते हैं, जैसे मिट्टी नमी सेंसर, जिससे हम मिट्टी की नमी का पता लगा सकते हैं। मिट्टी तापमान सेंसर, जिससे मिट्टी का तापमान पता लगा। सौर विकिरण सेंसर। तो ये इस तरह के जो सेंसर है वो खेतों में जरूरी डेटा प्रदान करेंगे। दूसरा है जीपीएस और रिमोट सेंसिंग। इस तरह के टूल से किसानों को खेत के प्रत्येक क्षेत्र की सटीक स्थिति पता लगेगी, जिससे वो उपयुक्त कृषि पद्धतियां अपना पाएंगे। तीसरा है ड्रोन और उपग्रह इमेजिंग। इन उपकरणों का इस्तेमाल खेतों की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर लेने, फसलों की निगरानी रखने और खेतों में कीटनाशक या उर्वरक का वितरण करने में किया जाता है। चौथा है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम प्रणाली। यह प्रणाली सिंचाई को अधिक सटीक और जल बचत करने वाली प्रणाली है। यह सेंसर के आधार पर खेतों में पानी का वितरण करती है। तो इस तरीके से ये 4 महत्वपूर्ण उपकरण हैं जिनके द्वारा हम हमारी खेती को अच्छी बना सकते हैं। आपने जो माँ का किसान साथी है वहाँ के ताई यह जानकारी दी और माँ का जो स्टूडियो में आप पधारिया, इनके लिए आपके ताई बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राम राम साहब। जी राम राम। तो बीनू जी देखो, मोना जी ने बहुत अच्छी अपनी के ताई जानकारी दी। खरीफ पूर्व की तैयारी को समय चाल रहे और किसाना के ताई अबान बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि आप जानो जो कि ख बीच न अषाढ़ को टर्म चाह रही, अषाढ़ का टर्म पे एक कहावत छो आपने डाल को चुक्यो बांदरो, अषाढ़ी को चुक्यो करसाण। तो अषाढ़ में अगर करसाण चूक गयो तो उनको ताई साल भर को भी कोई ठिकानो कोई नहीं। अब वर्तमान जो समय चाह रहे हो या जो खरीफ की फसल है, कहीं बातें की ध्यान रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर शिवाराम जी रूंडला, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़, तो सुनाया की यह सलाह। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप उन्नत किस्म का बीज खरीद लें, या फिर जो घर पे आपका बीज है उसको अच्छी तरीके से छान के साफ करके आप तैयार कर लें। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो घटक रहता है जो है खाद। जो आपके पास में घर में जो गोबर का खाद है उसको सड़ा गला जो खाद है उसको खेत में डालें और तुरंत उसको मिला लें। साथ ही रासायनिक खादों की बात करें, उसके अंदर जो भी आपके नज़दीक जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है या क्रय विक्रय सहकारी समिति है या अन्य जो भी आपके स्रोत है, वहाँ से आप समय रहते हुए खरीद लें और बिल जरूर लें। अभी वर्तमान में देखते हैं कि जो मुख्य फसलें हैं उनमें अपन बात करें, जैसे किसान अभी अधिकतर फेस करते हैं कि हमारे पास में खाद नहीं है। उसका एक विकल्प है भी, अगर आपको नैनो डीएपी और नैनो यूरिया मिल रहा है तो वो परचेज करें। आप जो सामान्य डीएपी और सामान्य यूरिया आ रहे हैं दानेदार, उसके बजाय इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें बीजोपचार कर सकते हैं नैनो डीएपी से, ताकि खाद और बीज आपका कंप्लीट रहे।
तीसरी महत्वपूर्ण बात रहती है कि आप समय पे बुआई करें। समय पे बुआई अगर आप कर लेते हैं तो 50% काम आपका खेती में हो जाता है। लंबी अवधि वाली फसलें हैं उनको पहले बुआई करें, और जो मध्यम अवधि वाली फसलें हैं जैसे आपके उड़द है, मूंग है, इनको आप बाद में बुआई कर सकते हैं। हाड़ौती के अंदर देखते हैं कि अपने सोयाबीन मुख्य फसल है, मक्का है, तो इनकी आप पहले बुआई कर लें जैसे ही मानसून आता है। कुछ सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे बीज की बात करते हैं तो इसमें बीज दर आप पर्याप्त लें। कई बार देखते हैं किसान बहुत ज़्यादा बीज दर रखते हैं और खाद और बीज को मिला के डालते हैं, तो खाद और बीज को कभी भी मिला के नहीं डालें। डबल पेटी की जो सीड ड्रिल आती है, सीड कम फर्टिलाइजर, उसके माध्यम से आप उचित दूरी बनाए रखें पौधों में और उचित बीज दर के माध्यम से आप बुआई करें। तो मेरा यही आपसे निवेदन है किसानों से कि आप ये जो सावधानी है उनको जरूर ध्यान में रखें और समय पे खेती के अंदर समय पे बिजाई जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई आओ, आपने आज सुनी खरीफ पूर्व फसल की तैयारी कशा करा और कशा अच्छा सो अच्छो लाभ ले सके आप लोग। और बीनूबन अब चालता चालता आज को जो आपने झालरा पाटन मंडी को भाव रहे वो भी करसण सत्य के टाइम बता दिया। भाई बालमुकुंद जी, आज बारिश का कारण झालरा पाटन मंडी में 4 ही जिनसा आई है, जिसमें सोयाबीन को भाव रियो 3874 सुलेर 4252 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं बकिया 2300 सुलेर 2455 रुपया प्रति क्विंटल, धनिया बकियो 5896 सु 7318 रुपया और सरसों बकी 5911 रुपया प्रति क्विंटल। और अब आज को जो झालावाड़ को मौसम वो न्यूनतम तापमान 25.94 डिग्री सेल्सियस हूँ और अधिकतम तापमान रियो 30.61 डिग्री सेल्सियस। साथ में आज कहीं कहीं बारिश सुबह की संभावना है और बादल छाया रहेगा और अगला 24 घंटा में जोरदार बारिश सुबह की संभावना है। और अब अपना कार्यक्रम को टर्म भी पूरा हो जाए। आपका साथी बालमुकुंद सुमन और आपकी बीनू बेण का ताई द्यो आज्ञा। राम राम। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।